गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। नमस्कार। बीए फाइनल ईयर राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत हम भारत की गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भूमिका के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हम विभिन्न चरणों में देख रहे हैं कि भारत की जो भूमिका है इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन में किस प्रकार से रही है, विभिन्न सरकारों के कार्यकाल के दौरान और विभिन्न जो घटनाक्रम हुए उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। हमने हमारी पिछली कक्षा में जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की जो भूमिका है उसमें हमने 1947 से 50 तक, फिर हमने द्वितीय चरण में 1950 से 57 तक और फिर 1957 से 62 तक, ठीक है। और साथ ही हमने जब 1962 में चीन का आक्रमण हुआ उसके समय में भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति के बारे में क्या क्या जो भूमिका रही है उसके बारे में अध्ययन किया था। हमने 1962 के जो चीन आक्रमण के समय देखा कि हमारी इस गुटनिरपेक्षता की नीति की वास्तविक रूप से अग्नि परीक्षा हुई। अनेक राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो आलोचक थे उन्होंने इस गुटनिरपेक्षता की नीति की बहुत बड़ी आलोचना की और ये कहा गया कि भारत ने अपने इस गुटनिरपेक्षता की नीति के आधार पर अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में असफल हुआ, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषक एडी गोरवाल भी कहते हैं कि विदेश नीति का लक्ष्य राष्ट्रीय हितों की सुरक्षित करना होता है और सबसे बड़ा राष्ट्र हित होता है उस देश की अखंडता, और हमारी नीति इसमें विफल हुई या असफल हुई, ठीक है। दूसरी आलोचना ये की गई कि अपनी रक्षा के लिए पश्चिमी राष्ट्रों के साथ सैनिक गठबंधन में शामिल न होकर भारत ने बहुत बड़ी भारी भूल की है। यदि अगर भारत पश्चिमी देशों के साथ होता या किसी सैनिक संगठन का सदस्य होता तो चीन उस पर हमले करने की हिम्मत नहीं करता, चीन की हिम्मत नहीं होती कि वो भारत पे हमला करे। तथा यह भी कहा गया कि गुटनिरपेक्षता की नीति पंचशील के शांतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। इस कारण हमने देश की प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक तैयारी करने में बहुत बड़ी घोर उपेक्षा की। हमने कभी तैयारी की नहीं, हम हमेशा इन गुटनिरपेक्षता और पंचशील के सिद्धांतों में विश्वास करते रहे और हमें बहुत बड़ी भारी पराजय और नुकसान उठाना पड़ा। यह भी कहा गया इस गुटनिरपेक्ष नीति के कारण हम अपने खास अभिन्न मित्र या मित्रों की संख्या में वृद्धि नहीं कर पाए, अच्छे मित्र नहीं बना पाए। हमने एशिया और अफ्रीका के नवीन राज्यों की स्वतंत्रता का समर्थन किया, लेकिन जब हमारे पर चीन ने हमला किया तो हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था, किसी ने हमारी सहायता नहीं की। इसके विपरीत जो हमारे मित्र नहीं थे, जैसे पश्चिमी देश अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, पश्चिमी जर्मनी ने तत्काल रूप से भारत की भारी मात्रा में हवाई जहाज़ों द्वारा युद्धक सामग्री को पहुँचाया। तो समझ सकते हैं कि इसकी काफ़ी आलोचना भी हुई, लेकिन ये भी कहते हैं कि नहीं, सब कुछ आलोचना होते हुए भी ये है कि भारत गुटनिरपेक्ष रहते हुए भारत ने साम्यवादी देशों मतलब सोवियत संघ से भी सहायता प्राप्त की और पश्चिमी गुट अमेरिका और उसके समर्थित देशों से भी सहायता प्रदान की। तो समझ सकते हैं कि काफ़ी कुछ इस नीति के बारे में हमें काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ी 1962 के युद्ध में। तो इसका हमने पूरी तरह से विश्लेषण हमारी पिछली कक्षा में कर चुके थे। मैं पुनः उस डिटेल में जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको पढ़ चुका है। आज हम देखेंगे कि भारत पाक जो 1965 में युद्ध हुआ, तो 1965 वाला भारत पाकिस्तान का युद्ध और गुटनिरपेक्षता किस प्रकार से हम देखते हैं। तो देखिए 1963 में सोवियत संघ द्वारा भारत चीन सीमा विवाद पर भारत का स्पष्ट रूप से खुला समर्थन किया था सोवियत संघ ने, ठीक है। यह घटना भारत की एक प्रकार से गुटनिरपेक्ष नीति या निर्गुट नीति की एक सफलता है कि सोवियत संघ एक साम्यवादी देश होते हुए साम्यवादी देश का समर्थन न करके हमारा समर्थन किया, ठीक है। 1965 के जो भारत पाक का संघर्ष हुआ उस समय पाकिस्तान के बहुत बड़े समर्थक अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका ने क्या किया कि 1965 का जो भारत पाक संघर्ष हुआ उसमें उसने भारत और पाकिस्तान दोनों पर क्या लगा दिए, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए तथा घोषणा की कि जब तक दोनों पक्ष युद्ध बंद नहीं कर देते तब तक उन्हें किसी तरह की सैनिक सहायता नहीं दी जाएगी।
सबसे पहले आप युद्ध बंद करो। अगर युद्ध बंद नहीं करते हो तो किसी प्रकार की कोई भी सैनिक सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। अब इसे स्पष्ट हो गया था कि गुटों में सम्मिलित होने पर पाकिस्तान को कोई लाभ नहीं पहुंचा। हम तो बिल्कुल गुट निरपेक्ष थे, लेकिन पाकिस्तान तो नहीं था ना। पाकिस्तान अमेरिकी गुट में था और आपको पता है कि वो जो संधि हुई थी अमेरिका के साथ, सैनिक संधि, उसका सदस्य था। तो अमेरिकी गुट में भी चला गया था, सैनिक संधि में था, फिर भी अमेरिका ने उसकी पूरी तरह से कोई सहायता नहीं की। यहाँ तक कि आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया था और ये भी कह दिया कि जब तक युद्ध बंद नहीं होता किसी प्रकार की हम सैनिक सहायता बंद नहीं करेंगे, मतलब सैनिक सहायता किसी प्रकार की आपकी नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या कि आपका सहयोगी राज्य आपके गुट में शामिल, आपकी सैनिक संधियों में शामिल, फिर भी आप उसकी सहायता नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या कह सकते हैं? हमारी गुट निरपेक्षता की जीत नहीं कह सकते क्या? ये विजय नहीं कह सकते क्या? ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि गुट में शामिल होकर भी पाकिस्तान किसी प्रकार से लाभ नहीं प्राप्त कर सका। 1971 की भारत सोवियत संधि और गुट निरपेक्षता, बांग्लादेश की क्रांति, तत्कालीन सैनिक शासन की दमनकारी नीति के परिणाम स्वरूप दक्षिण एशिया में उत्पन्न संकट के समय भारत सोवियत मैत्री संधि भारतीय हितों की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना की जा सकती है। आप देखते हैं कि 1971 में जो भारत और सोवियत संघ की जो शांति मित्रता की संधि हुई, इसको हम किसी प्रकार का गुट निरपेक्षता का उल्लंघन नहीं कह सकते, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि हमारे पड़ोसी जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, वर्तमान बांग्लादेश में जो क्रांति हुई और तत्कालीन सैनिक शासन की जो दमनकारी नीतियाँ थी, इससे दक्षिण एशिया के राष्ट्रों के आसपास और इस क्षेत्र में बहुत बड़े संकट पैदा हो गया था और भारत अपने हितों पे अब किसी प्रकार का, क्योंकि भारत इतिहास से सबक ले चुका था और अपने हितों की अब किसी प्रकार के संकट में देखना नहीं चाहता था, तो उसने अपने हितों, अपने देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च स्थान देते हुए भारत ने तत्काल रूप से सोवियत संघ के साथ शांति और मित्रता की संधि की गई, जो एक महत्वपूर्ण घटना की जा सकती है। अब अमेरिका और चीन के मध्य भारत जैसे राज्यों के हितों की कीमत पर विकसित देतांत के संदर्भ में भारत और सोवियत संघ की साझेदारी एक प्रकार से वरदान सिद्ध हुई। देखिए, आप समझ सकते हैं कि इस 1971, क्योंकि हमने शीत युद्ध पढ़ चुके हैं, 1971 में बहुत बड़ा घटनाक्रम होता है वैश्विक कि अमेरिका और चीन के मध्य एक प्रकार से मित्रता कायम होती है। ठीक है, दोनों में एक अपने राजनीतिक संबंध बहाल होते हैं। तो अमेरिका चीन के बीच भारत जैसे राज्य के हितों की कीमत पर विकसित देतांत, जो एक तनाव शिथिल पैदा हुआ था, तो इससे भी समझ सकते हैं कि इस साझेदारी के लिए बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हुई। गुट निरपेक्षता की पवित्रता की दुहाई देने वाले ये स्वीकार करेंगे कि 1971 के भारत पाक संघर्ष में यह संधि भारत को नया विश्वास, आत्मसम्मान और इस भूभाग में अपनी हैसियत को एहसास कराने में सहायक सिद्ध हुई। भारत सोवियत मैत्री संधि ने दक्षिण एशिया की वस्तुस्थिति को निर्णायक मोड़ देते हुए तत्कालीन परिस्थितियों में भारत की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम सभी को पता है इस संधि के फलस्वरूप हमको और हमारी सुरक्षा के लिए बहुत ही निर्णायक एक कदम के रूप में ये साबित हुई। भारत सोवियत मैत्री संधि के समय में कुछ क्षेत्रों में ये संदेह हो गया था कि भारत अब गुट निरपेक्ष नहीं रहा, क्योंकि आलोचक ये कहने लगे थे कि किसी भी देश के साथ किसी भी प्रकार की संधि सुरक्षा के संबंध में या किसी प्रकार के सैन्य के संबंध में होती है तो वो फिर गुट निरपेक्ष है कि नहीं, क्योंकि आलोचना करने लगे थे। और जब 1971 में इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ से संधि की तो कई मतलब जो राष्ट्र थे, देश थे, वो कहने लगे कि अब भारत गुट निरपेक्ष नहीं रहा। कई जगह ये भी कहने लगे कि नई दिल्ली मॉस्को की कठपुतली मात्र है, जैसा मॉस्को कहता है ऐसा नई दिल्ली करता है। ठीक है, यानी मॉस्को के इशारे पर नई दिल्ली में जो भी घटनाक्रम हो रहा है वो हो रहा है। स्वतंत्र निर्णय करने का अधिकार अब नई दिल्ली खो चुकी है, किंतु ऐसे आरोप निराधार साबित हुए। भारत कुछ समय के लिए सोवियत संघ के निकट जरूर हो गया था, या यूँ कहें कि परिस्थितियों ने उसे सोवियत संघ की गोद में धकेल दिया था, किंतु उसने स्वतंत्र निर्णय को समर्पित कर दिया। ऐसा बिल्कुल सही नहीं है, उपयुक्त नहीं है, वास्तविक नहीं है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए कि भारत ने ब्रेजनेव द्वारा प्रतिपादित एशिया की सामूहिक सुरक्षा अवधारणा का खुला विरोध किया था। ब्रेजनेव ने जो अपना एक नई पॉलिसी के तहत जो एशिया की सामूहिक सुरक्षा अवधारणा को जो प्रतिपादित किया था, भारत ने उसको खुल के विरोध किया, और जबकि वो ऑलरेडी हमारी संधि भी थी इसके साथ। तो वस्तु तो भारत सोवियत संधि संकट के समय
के लिए मित्र उत्पन्न करते हैं, सैनिक गठबंधन नहीं। तो हमारी आप जो संधि हुई थी तो ये मित्रता के लिए थी, हम किसी प्रकार की शक्ति के लिए संघर्ष की भावना से ये संधि नहीं की थी। इसलिए इस संधि को समझना भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मित्रों की खोज करना गुटनिरपेक्षता की नीति का उल्लंघन नहीं कह सकते। हम किसी राज्य को मित्र बनाते हैं, इसका मतलब थोड़ी हम गुटनिरपेक्ष नीति का उल्लंघन कर रहे हैं या गुटनिरपेक्ष राज्य नहीं रहे। हम किसी शक्ति के लिए संघर्ष में इन्वॉल्व होते हैं, सैनिक गुट में मिलकर किसी देश पर आक्रमण करते हैं, तो कह सकते हैं कि आप गुटनिरपेक्ष नहीं रहे। हमने हमारे लिए किसी एक मजबूत सशक्त राज्य को मित्र बनाया, तो इसमें कौन सी गलती कर ले, इसलिए ये कोई आलोचनाएं उपयुक्त नहीं बैठती है। आप देखिए 1975 का आर्यभट्ट, 1979 का भास्कर और 1981 का एप्पल, जहाँ भारत और सोवियत संघ की मित्रता का प्रतीक है। हमने मतलब जो हमारे उपग्रह 1975 में जो उपग्रह था आर्यभट्ट, 89 में 79 में भास्कर और 1981 में एप्पल, जो उपग्रह हमने प्रक्षेपित किए वो हमने मतलब भारत और सोवियत संघ ने आपसी सहयोग के द्वारा इन उपग्रहों का जो निर्माण किया गया और अपनी कक्षा में स्थापित किए थे। तो ये दोनों के एक प्रकार के मित्रता सहयोग का प्रतीक है। वहीं भारत के अंतरिक्ष में स्वतंत्र नीति का द्योतक भी है। भारत ने हिंद महासागर को केवल अमेरिकी हस्तक्षेप से नहीं बल्कि सोवियत हस्तक्षेप भी मुक्त रखने का मतलब प्रयत्न किया है और इस पर बल दिया है। भारत ने अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप की भर्त्सना नहीं की, परंतु भारत की नीति निश्चित ही किसी भी प्रकार के विदेशी हस्तक्षेप के विरुद्ध रही है। वह अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं की वापसी का समर्थक रहा है। भारत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर अपनी ये पहल करता है कि कोई भी मुद्दा हो तो शांति से हल करने की और सबसे ज़्यादा प्रेरणा प्रदान करता है और उसकी ओर ये अपना जो विचार है वो प्रकट करता है। तो किसी भी प्रकार का विश्व के किसी भी कोने में हो, क्षेत्र में हो, किसी प्रकार के जबरदस्ती तरीके से वो हस्तक्षेप करने का बिल्कुल खिलाफ है और भारत इस प्रकार से हमेशा उसकी भर्त्सना करता है। तो अब समझ सकते हैं कि जो 1965 का भारत पाक युद्ध, 1971 का जो भारत पाक युद्ध और हमारी जो सोवियत संघ के साथ मित्रता संधि है, तो इसमें हम कहीं पर भी हमारी गुटनिरपेक्षता नीति को नहीं त्याग रहे हैं बल्कि उसको साथ लेकर और सबसे महत्वपूर्ण संबंध रखते हुए और अब हम थोड़े से हमारे हितों की तरफ ज़्यादा अवेयर होकर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए आपको पता है कि 1975 में जिस प्रकार से देश में नेशनल जो राष्ट्रीय इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकालीन की जो घोषणा की गई थी और जो 77 तक 2 साल के अंतराल में जो कुछ घटनाक्रम हुआ और हमारे भारतीय जनमत का जो कांग्रेस विरोधी जो भाव पैदा हुआ और उसके बाद जो चुनाव हुए, तो आपको पता होगा कि 1977 से 89 तक अल्पमत गठबंधन मिलीजुली सरकार का निर्माण हुआ था, जनता पार्टी की सरकार का, जिसमें मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो इस जनता पार्टी की सरकार ने अपनी जो गुटनिरपेक्षता की नीति है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि अब ये पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार के द्वारा अपनी इस गुटनिरपेक्षता की नीति के संबंध में कदम उठाए जाते हैं। क्या है उसके बारे में अपनी राय वो आप समझिए। देखिए जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में कहा था कि हम असली गुटनिरपेक्षता की बात करेंगे, असली गुटनिरपेक्षता को अपनाएंगे, असली गुटनिरपेक्षता को ही हमारी विदेश नीति में प्रमुखता के साथ स्थान देंगे। अब ये असली गुटनिरपेक्षता मतलब किस प्रकार की, ये समझना महत्वपूर्ण है। मोरारजी देसाई का कहना था कि इंदिरा गांधी के ज़माने में हमारी विदेश नीति एक तरफ झुक गई थी और इस झुकाव को दूर करना ही असली गुटनिरपेक्षता है। मतलब हमारी विदेश नीति किसी तरफ नहीं झुके, एक पैरेलल समांतर तरीके से आगे बढ़ती रहे। हम समझते हैं कि 1971 की जो भारत सोवियत संधि है, ये जिस प्रकार से हमारा सोवियत संघ के प्रति झुकाव बढ़ा था, ये मोरारजी देसाई इसको ठीक करना चाहते थे। तो ये कहते हैं कि हम इस झुकाव को दूर करके ही एक असली गुटनिरपेक्षता की नीति को प्रतिपादित कर रहे हैं, इसी को स्पष्ट करेंगे। तत्कालीन समय विदेश मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्हीं के शब्दों में कहें तो भारत को न केवल गुटनिरपेक्ष रहना चाहिए बल्कि वैसा दिखाई भी पड़ना चाहिए। केवल गुटनिरपेक्ष बातें भी नहीं, यथार्थ में भी आप दिखनी चाहिए कि हाँ वास्तविक तौर पे भी आप गुटनिरपेक्ष हो। उनके अनुसार गुटनिरपेक्षता का मतलब सर्व संलग्नता या सबके साथ जुड़ना, सबके साथ गठबंधन करना। जनता सरकार ने सोवियत संघ अमेरिका के साथ अपने संबंधों को काफ़ी दक्षतापूर्ण ढंग से निभाया। ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी के आखिरी दिनों में सोवियत संघ के प्रति दिखने वाले झुकाव को ठीक करने का प्रयत्न किया, किंतु इसका मतलब ये नहीं कि जनता सरकार ने सोवियत संघ के साथ रिश्ते बिगाड़ लिए और अमेरिका के साथ नया अध्याय शुरू कर दिया।
आप समझ सकते हो कि मतलब अपनी जो गुटनिरपेक्षता है उसको वास्तविक तरीके से करना, कि हमारा संबंध किसी से खराब भी न हो, लेकिन जो झुकाव अत्यधिक बढ़ चुका था वो झुकाव को कम करना और थोड़ा बहुत हमारा मतलब अमेरिका से भी थोड़े संबंध बहाल करने, ताकि उसको भी ये नहीं लगे कि हमारे विरोधी कदम उठा रहा है या हमारे खिलाफ है। ठीक है, तो इस प्रकार से असली गुटनिरपेक्षता की बात करने वाले मोरारजी देसाई थे और तत्कालीन समय के विदेश मंत्री थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने इस नीति को एक और भी स्पष्ट करने का काम किया। अब देखते हैं 1980 के बाद से लेकर वर्तमान तक हमारी जो गुटनिरपेक्षता की नीति रही है उसके संबंध में हम क्या क्या परिवर्तन देखते हैं, क्या क्या उसमें बदलाव महसूस करते हैं। तो देखिए पुनः, क्योंकि अल्पमत सरकार थी 79 में बिल्कुल बिखर चुकी थी, तो पुनः चुनाव हुए और जनवरी 1980 में इंदिरा गांधी पुनः भारत की प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, और प्रधानमंत्री पद संभालते ही भारत की विदेश नीति में जो गति आई उसका प्रभाव सभी जगह प्रकट होने लगा। न्यूयॉर्क में 1980 के अंतिम दिनों में भारत ने असंलग्न गुट के मध्य बहुत सक्रिय होकर प्रधानमंत्रियों और विदेश मंत्रियों के आपस में विचार विमर्श हेतु प्रेरित किया। उसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गिरते हुए मूल्यों को प्रतिस्थापित करने का अनुरोध किया। अब देखते हैं कि 1981 में भारत ने 98 गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हमारी नई दिल्ली में बुलाया और वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख बिंदुओं पर विचार विमर्श किया और एक बहुत बड़ा एक मंच प्रदान किया। भारत ने 77 देशों के समूह के अध्यक्ष के रूप में अन्य राष्ट्रों के सहयोग के लिए 1980 से लगातार इस बात का प्रयत्न करते जा रहा था कि विश्व के आर्थिक क्षेत्रों में व्याप्त संरचनात्मक और मौलिक असंतुलन के अभिशाप को जितना जल्दी हो सके हम इसको अविलंब तरीके से दूर करेंगे। ठीक है, अपन देखते हैं कि मार्च 1983 में नई दिल्ली में जो निर्गुट सम्मेलन, निर्गुट देशों का अर्थात ध्यान रखना पहली बार भारत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो सम्मेलन है वो 7वां सम्मेलन था और भारत में आयोजित हुआ था मार्च 1983 में नई दिल्ली में। ठीक है, तत्कालीन समय में प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो ये 7वां शिखर सम्मेलन गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आयोजित करके भारत विश्व के स्तर पर इस निर्गुट आंदोलन अर्थात गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रमुख वक्ता बन गया। इस सम्मेलन में 101 राष्ट्रों ने भाग लिया और उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अगले 3 वर्षों के लिए इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अध्यक्ष निर्वाचित किया। श्रीमती गांधी की हत्या के बाद युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लगभग 1 वर्ष तक अध्यक्ष रहे। संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में गुटनिरपेक्ष देशों की तैयारी सत्र में अध्यक्ष के नाते राजीव गांधी ने अपना जो भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा कि निर्गुट आंदोलन की विश्व शांति की दिशा में एक दिलचस्पी बहुत ही उजागर करती है और हम इसकी ओर प्रेरित हैं, इसकी ओर अग्रसर हैं। बेलग्रेड में आयोजित निर्गुट शिखर सम्मेलन ने भारत का जो भी दृष्टिकोण है उसको भी, सभी दृष्टिकोणों को वहाँ के जो सम्मेलन में जो घोषणा की गई उसमें विशेष महत्व दिया गया। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जो भी प्रस्ताव रखे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन में उन्हें यथार्थ रूप से स्वीकार किया गया। राजीव गांधी ने दक्षिण सहयोग को ठोस रूप से बल देने के लिए उन्होंने आवश्यकता पर अपना ध्यान केंद्रित किया। जकार्ता शिखर सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रूप अपनाने पर सभी सदस्य देशों से आह्वान किया और जिसके फलस्वरूप सम्मेलन में अंतिम घोषणा में आतंकवाद विशेषकर किसी देश द्वारा समर्पित आतंकवाद की कड़ी निंदा की गई। कार्टागेना में आयोजित 11वें शिखर सम्मेलन में भी भारत की पहल पर सम्मेलन की घोषणा में आतंकवादी कार्रवाइयों को टूक शब्दों में निंदा की गई। आर्थिक असंतुलन को दूर करने की मांग करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने शिखर सम्मेलन में कहा कि विकसित धनी देश निर्गुट राष्ट्रों के मध्य ऋण उपलब्ध कराएं तथा व्यापार के क्षेत्र में अधिक सुविधा प्रदान करें। भारत ने सितंबर 1998 डरबन में आयोजित 12वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। भारत ने नाभिकीय परीक्षणों का खुलासा करते हुए हमारे प्रधानमंत्री वाजपेयी ने नाभिकीय हथियारों से संपन्न राष्ट्रों से अनुरोध किया कि वे नाभिकीय हथियार अभी समय पर बातचीत करने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के साथ शामिल हो। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं कि हवाना में जो 14वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ 2006 में, तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आतंकवाद के विरुद्ध दोहरे मापदंड अपनाए जाने का पूरा विरोध किया। कहा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को यदि अपनी प्रासंगिकता बनाए रखनी है तो इन अतिवादी ताकतों के विरुद्ध संगठित होना होगा। और फिर जुलाई 2009 में शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित जो गुटनिरपेक्ष जो सम्मेलन हुआ उसमें भी हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सुधार संबंधी वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महत्व को उजागर किया। उन्होंने कहा कि अब हमारी जो प्राथमिकता है वो खाद्य सुरक्षा को लेकर,
ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार के लिए हमारा ध्यान केंद्रित करना है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अगस्त 2012 में ईरान के तेहरान में आयोजित राष्ट्रों एवं गुट ब्रिक्स आंदोलन से जुड़ी सरकारों के प्रमुखों पर 16वीं शिखर बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस सम्मेलन में, जिसका विषय संयुक्त वैश्विक अभिशासन द्वारा चिरस्थायी शांति था, इस आयोजन का पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में गंभीर राजनीतिक उथल पुथल के मध्य किया गया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सम्मेलन में दिए गए भाषण के दौरान स्थायी खाद्य और ऊर्जा आपूर्ति, गरीबी उन्मूलन, भूख अभाव का उन्मूलन, महामारी का सामना करने, साक्षरता दर को सुनिश्चित करते हुए, सतत विकास सुनिश्चित करते हुए, जलवायु परिवर्तन का सामना करते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्त के प्रबंधन के सामने हमारे समय की केंद्रीय चुनौतियों को उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया। फिर अपन देखते हैं कि 17वां जो गुट ब्रिक्स सम्मेलन हुआ वेनेजुएला में, जो 2016 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल में, उस समय हमारा जो नेतृत्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने किया। और इस आंदोलन में उनका जो प्रमुख लक्ष्य रखा गया था स्वतंत्र विदेश नीति, उपनिवेशवाद का विरोध, सैनिक गुट का सदस्य न होना, महाशक्ति के साथ सैनिक गठबंधन न होना, किसी महाशक्ति को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की इजाजत न देना, ये सभी भारतीय विदेश नीति के प्रमुख आधार स्तंभ थे और इसी का उन्होंने जबरदस्त तरीके से ये प्रमुख मुद्दों को रखा। और अभी हाल ही में जो 18वां जो गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ अजरबैजान के बाकू शहर में, उसमें भी इन सभी प्रमुख जो चुनौतियां वर्तमान समय में आ रही हैं, तथ्य विषयों के सामने, आतंकवाद का हो, ये इन उपनिवेशवाद को लेकर हो, इन सभी को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपनी मतलब चुनौतियों को लड़ने के लिए सभी गुट ब्रिक्स देशों को एक मंच पर आने का आह्वान करने का काम किया। और सबसे बड़ा तो अभी जो वैश्विक एक महामारी चल रही है कोविड, इस कोविड को लेकर भी गत मई में लगभग सभी गुट ब्रिक्स राष्ट्रों का एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई, एक मीटिंग हुई वर्चुअल, जिसमें सभी दूर दराज के जितने भी गुट ब्रिक्स सम्मेलन के इस आंदोलन के जो भी मेंबर सदस्य राज्य हैं, सभी सदस्य राज्यों की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें इसको कैसे लड़ाया जा सकता है और इन चुनौतियों को कैसे सामना करते हुए इस महामारी के खात्मे की तरफ हम सब सहयोग करें, इसके संबंध में भी हमें वर्तमान में मीटिंग हुई थी। तो ये सब भारत इसमें एक सक्रियता के साथ और पूरी तरह से सभी इन तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को साथ लेकर और जो भी समस्याएं आ रही है, इन समस्याओं के निराकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।